बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है गाइटन का चैप्टर नंबर 37, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हीमोस्टेसिस एंड ब्लड कोएगुलेशन। इसमें हम इस सारे चैप्टर को क्विकली रिवाइज करेंगे और मेन पॉइंट को समराइज करने की कोशिश करेंगे। हीमोस्टेसिस होता क्या है? हीमोस्टेसिस मीन, हीमो का मतलब होता है ब्लड एंड स्टेसिस मीन साक कैन इन स्टेशनरी। तो इनफैक्ट असल में होता है ये प्रिवेंशन फ्राम ब्लड लॉस। तो हीमोस्टेसिस जो जनरल स्टैंड करती है प्रिवेंशन फ्राम ब्लड लॉस। अब ये ब्लड लॉस से हम कैसे प्रिवेंट कर सकता है बॉडी हमारा, तो इसके लिए मैकेनिज्म के 4 स्टेप्स होते हैं। इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं 4। अब जो पहला स्टेप होता है वो होता है वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर रही होती हैं। वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे होती है कंस्ट्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। फिर दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, दूसरा होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। एंड थर्ड इज़ ब्लड कोएगुलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। एंड फोर्थ इज़ इवेंचुअल ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इवेंचुअल ग्रोथ, अब इसका क्या मतलब है ये हम इंशाल्लाह जल्दी इसमें सारा रिवाइज कर लेंगे। इवेंचुअल ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेप जो क्या है वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन। अब वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन से नाम से ज़ाहिर है कि वेसल्स इसमें कंस्ट्रिक्ट कर रही होती हैं। जब भी किसी किस्म का कोई ट्रॉमा होता है, कट लग जाता है, यानी कि जब भी कोई ट्रॉमा होगा, कट लगेगा जिसकी वजह से वेसल से ब्लड लीक आउट होना शुरू हो जाता है, तो उसके नतीजे में जो पहला स्टेप बॉडी उठाती है इसके खिलाफ वो होता है वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन। वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और जो ब्लड लॉस है उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है। अब वेसल कंस्ट्रिक्ट क्यों करती हैं, कैसे करती हैं? पहला होता है मायोजेनिक कंट्रैक्शन, जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें मसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, यानी कंट्रैक्ट करते हैं, जिनकी वजह से कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। दूसरा होता है नर्व रिफ्लेक्स। नर्व रिफ्लेक्स से क्या मुराद होता है कि जो ही कट लगता है तो एक रिफ्लेक्स जाता है ब्रेन को सेंसरी सिग्नल के थ्रू कि यहाँ पे कट लग गया, तो इसके नतीजे में क्या होता है, एक रिफ्लेक्स शो होता है जिसके नतीजे में मसल कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, यानी वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं इवेंचुअली, तो नर्व रिफ्लेक्स आ जाता है। तीसरा होता है जो प्लेटलेट पड़े हुए होते हैं वहाँ पे वो रिलीज़ करते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 भी जो है इसी तरह बिल्कुल ये इसकी वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन करा देता है। तो पहला स्टेप हुआ वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन, कैसे हुई? मायोजेनिक मसल, नर्व रिफ्लेक्स एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 के रोल की वजह से। जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग से मुराद क्या है? ये अमूमन इस तरह होता है, ये दूसरा स्टेप है, लेकिन अमूमन जब माइक्रो टीयर्स होते हैं वेसल्स के अंदर, माइक्रोस्कोपिक पोर्स डेवलप हो जाएं, तो ये काफ़ी होता है प्लेटलेट फॉर्मेशन। ब्लड क्लॉट उसमें नहीं बनता होता मेजरली, लेकिन वैसे अगर कट ज़्यादा है तो फिर ये सारे स्टेप इसमें कवर हो रहे होते हैं। प्लेटलेट प्लग से मुराद क्या है? प्लग से मुराद होता है किसी चीज़ को, यानी कि हम उसको ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ वहाँ से लीक आउट ना हो, तो प्लेटलेट्स का प्लग बनता है। कैसे बनता है? जो ही एक वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन का फिनोमेना हो रहा होता है, इसी दौरान प्लेटलेट्स उस जगह पे आ जाते हैं। प्लेटलेट्स जो है वो अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स अकमुलेट, अब ये क्या करते हैं, कैसे अकमुलेट होते हैं? प्लेटलेट्स साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं, इनमें स्पिक्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि सूडोपोडियलाई इस तरह की इसमें जो है यानी कि अपने प्रोजेक्शंस दे देते हैं। थर्ड होता है ये साइज़ में बड़े हो जाएंगे, स्पिक्यूल्स बना देंगे, और उसके बाद ये होगा कि इनमें से ये कंस्ट्रिक्ट करेंगे जिससे ग्रेन्यूल्स सीक्रेट हो जाएंगे। ये ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, इनकी अडहेरेंस को बढ़ा देते हैं, यानी कि स्टिकी नेचर कर देते हैं इनको। इनके स्टिकी होने की वजह से ये जो टिश्यू का कोलेजन होता है उसके साथ स्टिक कर जाएंगे। जब ये मज़ीद यानी कि एक विशियस साइकिल टाइप बन जाता है, पॉजिटिव फीडबैक बन जाता है, एक प्लेटलेट कोलेजन के साथ अडेयर किया, दूसरा क्या होगा, इसकी स्टिकी नेचर बढ़ जाएगी, दूसरा प्लेटलेट, इस तरह एक प्लेटलेट प्लग बन जाएगा। प्लेटलेट पे प्लेटलेट अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, एक प्लेटलेट प्लग बना के ये जो माइक्रो टीयर्स होते हैं, छोटे कट होते हैं, उनसे ये माइक्रोस्कोपिक टाइप के पोर को ये कवर कर देते हैं। तो दूसरा होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं इसकी फिजियोलॉजी यहाँ पर डिस्कस हो गई। जो थर्ड स्टेप है वो है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है। ब्लड क्लॉट में 2 मेजर स्टेप होते हैं। किस तरह? पहला होता है इनिशिएशन ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, यानी ब्लड क्लॉट इनिशिएट करता है पहले नंबर पर। दूसरा होता है यहाँ पे फॉर्मेशन, एक्चुअल फॉर्मेशन होती है ब्लड क्लॉट की। अब इनिशिएशन से मुराद क्या है? इनफैक्ट इनिशिएशन में हो रहा होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिन, जो प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये फंक्शन करती है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी पहले नंबर पर। दूसरा होता है यहाँ पे थ्रोम्बिन, इवेंचुअली जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये होती है इनिशिएशन के स्टेप। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन और थ्रोम्बिन फॉर्मेशन होती है ये हो रही होती है 2 पैथवेज के थ्रू। एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और दूसरा होता है इंट्रिंसिक पाथवे। अब ये 2 पाथवे होते हैं जिनकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा या फिर जो है वो थ्रोम्बिन प्रोटीन बनती है। ये कैसे बनती है जी हम देखते हैं।
ये असल में कौन से हैं? ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन यानी कि जो बन रहा है ब्लड क्लॉट, इसका पहला स्टेप है इनिशिएशन। फाइनल ब्लड क्लॉट अभी हमने नहीं बनाया। क्यों? फाइनल ब्लड क्लॉट उस वक्त बनेगा जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाएगा, थ्रोम्बिन बन जाएगा, ये आगे जाके फिब्रिन को मतलब पॉलीमराइज करा के क्लॉट बनाएंगे, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो इनिशिएशन में हम पहले देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, फिर हम देखेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये होता है कि जो ही कोई जहाँ पे कट लगा हुआ है, जहाँ पे ट्रॉमा है, तो ट्रॉमा वाली जगह से निकलेगा टिश्यू फैक्टर। हमने ब्लड क्लॉट्स में पढ़ा था कि जो टिश्यू फैक्टर होते हैं, अब ये जो फैक्टर हैं सारे क्लॉटिंग फैक्टर, इस पर अलहदा वीडियो आप देख सकते हैं कि निमोनिक के साथ कैसे इनको याद करते हैं, क्योंकि तादाद में ज़्यादा भूल जाते हैं, इनके लिए निमोनिक चाहिए होता है। तो टिश्यू फैक्टर आएगा, ये एक टाइप का क्लॉटिंग फैक्टर है। अब टिश्यू फैक्टर ने क्या करना है? फैक्टर 7 को एक्टिवेट कराएगा। ये फैक्टर 7, हर एक फैक्टर की दो फॉर्म होती है, हमने डिस्कस किया था। एक होती है फैक्टर, एक इनएक्टिव फॉर्म होती है, एक होती है एक्टिव। तो ये फैक्टर 7 को जाके एक्टिवेट कराएगा, तो फैक्टर 7 की एक्टिवेटेड फॉर्म बन जाएगी। किसने करवाया? टिश्यू फैक्टर ने। अब क्या होगा? फैक्टर 7 ने आगे जाके एक्टिवेट कराना है फैक्टर 10 को। इवेंचुअली जो भी हो, एक्सट्रिंसिक हो, इंट्रिंसिक हो, एंड पे जाके फैक्टर 10 ही बनेगा, जो फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा। तो फैक्टर 10 की एक्टिवेशन हो, इसमें एक तो फैक्टर 7 इन्वॉल्व होता है, दूसरा इसमें टिश्यू फैक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो ये हो गया फैक्टर 10A। अब जो फैक्टर 10 है, इसने इवेंचुअली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना है। हमने जो पहले पढ़ा था कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है और वो थ्रोम्बिन होता है, ये मिलकर इनिशिएशन करवाते हैं। तो फैक्टर 10 ने इवेंचुअली क्या बनाना है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेटर है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, एक तो ये होता है फैक्टर 10A, उसके अलावा ये जो टिश्यू फैक्टर बना था, टिश्यू फैक्टर इसमें रोल प्ले कर रहा होता है। दूसरा होता है फैक्टर 5, यहाँ पे रोल प्ले करता है। दूसरी बात एक समझिएगा कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम का बड़ा मेजर रोल है इन पाथवेज में। यहाँ पे सारे स्टेप में कैल्शियम होता है, इसमें जस्ट पहले स्टेप में कैल्शियम नहीं होता, और जब इंट्रिंसिक देखेंगे उनमें 2 स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता कैल्शियम, बाकी सब में इन्वॉल्व होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन चुका है। अब जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, इसने क्या करना है? नाम से ज़ाहिर है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कराएगा। तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कराएगा कैसे? प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करा देगा, तो ये थ्रोम्बिन प्रोटीन बन गई। अब जो थ्रोम्बिन है, इसने आगे जाके एक्टिवेट कराना है फाइब्रिन को, तो वो आगे जाके ब्लड क्लॉट होगा। ये भी इनिशिएशन में ये स्टेप नहीं है। तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक पाथवे। उसके बाद है इंट्रिंसिक पाथवे। अब इंट्रिंसिक पाथवे कैसे रेगुलेट होगा? इसमें ये होता है, उसमें टिश्यू फैक्टर इसको इनिशिएट कर रहा था। इसमें क्या सीन होता है? ये जो ब्लड यानी कि ट्रॉमाटाइज टिश्यू है, टिश्यू ट्रॉमा है, इसके नतीजे में क्या होगा? टिश्यू ट्रॉमा के नतीजे में फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा। यहाँ पे कौन सा था? टिश्यू फैक्टर ने फैक्टर 7 को एक्टिवेट किया था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, टिश्यू ट्रॉमा होगा, टिश्यू ट्रॉमा की वजह से जो फैक्टर 12 है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, फैक्टर 12 के एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा? ये 12 जो है हाई मालिक्यूलर वेट काइनिनोजन के साथ, ये भी एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर होता है। इन दोनों ने मिलकर क्या करवा देना है? फैक्टर 12 एक्टिवेटेड हो गया, इसने जो है फैक्टर 11 को एक्टिवेट करा देना है। तो फैक्टर 11 एक्टिवेट हो गया। जो ही फैक्टर 11 के बाद ये समझिएगा कि फैक्टर 11 के बाद फैक्टर 9 एक्टिवेट होना था, तो फैक्टर 9 एक्टिवेट होगा। एक बात ज़हन में रखें, फैक्टर 10 हमेशा एंड पे जाके एक्टिवेट होना है, तो इसलिए ज़हन में रखिएगा फैक्टर 10 एंड पे आना है। तो 12 के बाद 11 के बाद हमारे पास एक्टिवेट हो जाता है 9। तो फैक्टर 9 एक्टिवेट हुआ। 9 ने क्या कराया? 9 ने आगे जाके एक्टिवेशन करानी है फैक्टर 10 की। तो ये जो फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया। अब ये जो फैक्टर 10 एक्टिवेट है, हमने कहा था इसने आगे जाके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देना है। तो टिश्यू ट्रॉमा की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? प्लेटलेट फास्फोलिपिड्स। यहाँ पे फास्फोलिपिड टाइप के मालिक्यूल्स बनते हैं। ये फास्फोलिपिड जो है यहाँ पे आके क्या करा देते हैं? फैक्टर 10 को आगे प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन में मदद दे रहे होते हैं। अब हमने पढ़ा था कि फैक्टर 10 जो है वो एक्टिवेट हो के आगे उसने क्या बनाना है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आगे क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो फैक्टर 10 है, हमने पहले पढ़ा था फैक्टर 5, तो एक तो फैक्टर 5 इसमें इन्वॉल्व होगा, दूसरा कैल्शियम इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल ये स्टेप सेम है, फास्फोलिपिड इनमें भी होता है, यहाँ पे भी आ जाएगा। उसके अलावा एक और बात है, फैक्टर 10 ने दोनों में कॉमन होना है, जिसने आगे जाके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना दिया। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने क्या कर दिया? थ्रोम्बिन बना दी। अब दोनों में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना, जिसके नतीजे में थ्रोम्बिन बनी। ये थे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे जो इनिशिएट करवा रहे थे ब्लड कोएगुलेशन को। अब ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है प्लेटलेट, यानी कि ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। ये होता है इसमें दूसरा स्टेप। हमने कहा था कि जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें 2 स्टेप होते हैं, एक इसमें इनिशिएशन होती है, एक इसमें फाइनलाइज्ड ब्लड क्लॉट बन जाता है। अब ब्लड क्लॉट कैसे बनेगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने क्या बनाया था? प्रोथ्रोम्बिन को
प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया था। अब ये जो थ्रोम्बिन बना हुआ है इसने क्या कराना है, आगे जाके फिब्रिनोजेन को एक्टिवेट करा देगा और इसको बना देगा फाइब्रिन। ठीक है, ये समझिएगा। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने क्या किया, एक्टिवेटर ने एक्टिवेट किया प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाने के लिए। थ्रोम्बिन ने क्या करना है, फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट कराना है, यानी कि ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है, तो फाइब्रिन बन गया। अब क्या होगा, फाइब्रिन जो है आगे आके ये बना देगा फाइब्रिन मोनोमर। फाइब्रिन मोनोमर्स बन गए। अब ये फाइब्रिन मोनोमर्स बन चुके हैं, यानी कि फाइब्रिन आगे कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन मोनोमर में। अब फाइब्रिन मोनोमर ने फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे आएगा, उसने क्या करवाना है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर, उसने फाइब्रिन मोनोमर्स की क्रॉस लिंकेज करा देनी है, यानी कि फाइब्रिन के मोनोमर पड़े हुए हैं उनको इस तरह क्रॉस लिंक करके एक क्लाट सा बना देना है, तो इससे हो जाएगा क्रॉस लिंकेज और इसमें फाइनल जो है ब्लड क्लाट बन चुका है। अब ये ब्लड क्लाट फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, 3 स्टेप्स हो गए। जो 4 स्टेप था वो कौन सा था कि इवेंचुअल ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू, यानी कि जो ब्लड क्लाट बना हुआ है वो इवेंचुअली फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट जो है उसमें इन्वेड कर जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट किस में, जो ब्लड क्लाट बना हुआ है, तो क्लाट में इन्वेड कर जाएंगे तो ये फाइब्रस टिश्यू की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, तो ये फाइब्रस टिश्यू बन गया। अब ये क्या हुआ, इवेंचुअल ग्रोथ ऑफ फाइब्रस क्लाट इनटू द फाइब्रस टिश्यू, तो ये हो गई इसकी इवेंचुअल ग्रोथ। अब ये बन चुका है ब्लड क्लाट। तो 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हीमोस्टेसिस के। अब एक और बात यहाँ पे समझने वाली है, वो ये है कि कैल्शियम आयन का क्या रोल था। हमने पढ़ा कैल्शियम आयन ने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे को रेगुलेट किया, एक्सट्रिंसिक प्लस इंट्रिंसिक पाथवे को। इनके बगैर, कैल्शियम के बगैर ब्लड कोएगुलेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे बनेंगे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, तभी जाके ही ब्लड क्लॉट बनना है। तो इसमें कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है एंटी कोएगुलेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये पहले इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्लाट रिट्रैक्शन क्या होती है। क्लाट रिट्रैक्शन का मतलब है जब क्लाट बन जाएगा, इवेंचुअली हमारे पास ब्लड जो है वो लीक आउट होना बंद हो जाता है, तो उसके बाद क्लाट ने ऐसा ख़त्म होना है, तो क्लाट इसे हम कहते हैं क्लाट रिट्रैक्शन। ये कैसे होती है, जो प्लेटलेट्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होती है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, प्लेटलेट्स के अंदर होती है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या काम करती हैं, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन में होती हैं मेजरली एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो प्रोटीन होती हैं ये कंट्रैक्ट करती हैं, जिसके नतीजे में फ्लूइड लीक आउट कर जाता है। फ्लूइड साइड पे हो गया, ये क्लॉटिंग फैक्टर अलहदा हो जाते हैं, तो इस फ्लूइड को हम सीरम कह सकते हैं क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर के अलावा है। तो ये क्लॉट रिट्रैक्शन होती है, इसमें मेजर रोल किस चीज़ का होता है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन का होता है। उसके बाद है जब क्लॉट बन गया, एक तो क्लॉट रिट्रैक्शन होगी, उसके बाद एंड पे होता है क्लॉट को हमने डिज़ोल्व करा देना है, यानी कि उसकी लाइसेंस करा देनी है। तो क्लॉट की जो डिज़ोल्व करवाने का फिनोमेना होता है वो होता है प्लाज्मिनोजेन के हाथ में। क्या मतलब, प्लाज्मिनोजेन एक अलग टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ये प्लाज्मिनोजेन प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये प्लाज्मिन जो है वो लाइसेंस करा देगा ब्लड क्लॉट की। अब प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेट कैसे होती है, जब ये पड़ी हुई है ब्लड क्लॉट में, तो ये इवेंचुअली प्लाज्मिन क्यों नहीं बना रही, वजह ये होती है कि ये एक्टिवेट हो रही है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर के थ्रू। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो है ये जब ब्लड क्लॉट बन जाता है तो उसके बाद ये एंडोथेलियम वगैरह से टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर रिलीज होता है, इसने प्लाज्मिनोजेन को जाके प्लाज्मिन में कन्वर्ट देना है, प्लाज्मिन ने जो है वो लाइसेंस कर देनी है ब्लड क्लॉट की। तो यहाँ पे ये प्लाज्मिन का रोल आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एंटी कोएगुलेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। एंटी कोएगुलेंट्स, अब एंटी कोएगुलेंट्स कौन सी चीज़ें होती हैं जो कोएगुलेशन से बचा रही हैं। अब देखें, वैसे ब्लड फ्लो कर रहा है बॉडी में तो ब्लड कोएगुलेट क्यों नहीं होता, इसकी क्या रीजंस हैं, यानी एंटी कोएगुलेंट्स इनसाइड द बॉडी वो कौन कौन सी हैं। पहला होता है एंडोथेलियल सरफेस। अब जो हमारी कैपिलरीज हैं इनमें होती है एंडोथेलियम। अब जो एंडोथेलियल सरफेस होती है वो बिल्कुल, इनमें जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, तो स्मूथनेस होती है, ब्लड इजीली यहाँ से पास कर जाता है बगैर किसी रेजिस्टेंस से, बगैर किसी हिंड्रेंस के, तो इसलिए यहाँ पे इसके रुक कर क्लॉट बनाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पहला हो गया एंडोथेलियल। जो दूसरा होता है एंडोथेलियल के अलावा यहाँ पे एंडोथेलियल है, दूसरी सरफेस होती है यहाँ पे, एक तो स्मूथनेस हो जाती है, दूसरा होता है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। एंटी थ्रोम्बिन थर्ड जो है ये एक अलग टाइप की प्रोटीन होती है जो हेपरिन के साथ मिल जाती है, यानी कि हेपरिन के साथ मिलकर एंटी थ्रोम्बिन थर्ड ये जो है इसको यानी कि थ्रोम्बोसिस से बचा देते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट बनाने से बचा देते हैं। तो हम कहते हैं ये एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं मेजर। दूसरी बात ये हो गया, एक एंडोथेलियल सरफेस हो गई, दूसरा एंडोथेलियम। अच्छा, और एक और स्टेप होता है, वो ये होता है कि अब ये जो मसल्स हैं इन्होंने स्मूथनेस दी हुई है, किसी किस्म की कोई रफ चीज़ नहीं है, तो इसलिए जो है ये एंटी कोएगुलेंट के तौर पर काम कर रहे हैं।
जो नेक्स्ट होता है वो होता है थ्रोम्बोमाड्यूलन। थ्रोम्बोमाड्यूलन प्रेजेंट होता है, ये क्या काम करती है, थ्रोम्बोमाड्यूलन थ्रोम्बिन के साथ मिल जाती है, यानी उसको अवेलेबल नहीं करती, अनअवेलेबिलिटी काज कर देती है थ्रोम्बिन की, जिसकी वजह से कोएगुलेशन नहीं हो पाती। तो ये होते हैं नेचुरल को एंटी कोएगुलेंट्स जो कि बचा रहे होते हैं ब्लड को कोएगुलेट होने से। उसके बाद जो क्लिनिकल यूज़ के लिए होते हैं वो कौन कौन से हैं, क्लिनिकल यूज़ के लिए ये वाइवा हम पूछ लेते हैं। एक होता है हेपरिन और दूसरा होता है क्यूमेरिन। अब ये हेपरिन ने हमने पहले रोल पढ़ा कि ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड के साथ मिलकर एंटी कोएगुलेंट के तौर पर काम करता है। उसके बाद है क्यूमेरिन। क्यूमेरिन में प्रेजेंट होता है वारफेरिन, ये वारफेरिन ड्रग्स भी होती हैं। तो ये क्यूमेरिन ओरल इनको जो है वो डोज दिया जाता है, ये उससे बचा देते हैं, यानी कि इसमें कोएगुलेशन नहीं होने देते। अब ये कोएगुलेशन क्यों नहीं होने देते, ये विटामिन के होता है, विटामिन के इन्वॉल्व होता है क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में। तो जो विटामिन के होता है इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आता है, उसको क्या करता है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज यहाँ पे कम्प्लेक्स 1, ये एक एंजाइम होता है जो कि इसको एक्टिव बना देता है। तो विटामिन के को एक्टिवेट होगा तो तभी क्लॉटिंग होगी। तो ये जो फ्यूमेरिन होती हैं, वारफेरिन वगैरह, ये क्या करती हैं, इसको एक्टिव नहीं होने देती, यानी कि जो वीकॉर कम्प्लेक्स 1 है इसको डिसेबल कर देती हैं। ये थे एंटी कोएगुलेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं क्लिनिकली। अब हम आते हैं वो वाले एंटी कोएगुलेंट्स जो आउटसाइड द बॉडी, यानी कि हमने बॉडी से ब्लड को निकाल लिया ट्रांसफ्यूजन के दौरान, तो अब कौन इस तरह ब्लड को कहाँ पे रखें जहाँ से वो कोएगुलेट होने से बच जाए। तो इसमें यूज़ किए जाते हैं सिलिकॉनाइज्ड कंटेनर, यानी कि सिलिकॉन के बने हुए कंटेनर यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं सिलिकॉनाइज्ड कंटेनर, जिसकी वजह से कोएगुलेशन नहीं होती। तो इन्होंने जो प्लेटलेट की एडिशन होती है कंटैक्ट, वो उसमें प्लेटलेट कंटैक्ट कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कोएगुलेट नहीं हो पाता ब्लड। दूसरे होते हैं यहाँ पे हेपरिन दिया जाता है, यानी हेपरिन उसमें शामिल कर दिया जाता है। तो हमने हेपरिन का पहले पढ़ा, उसको किस तरह कोएगुलेट होने से बचाता है। जो थर्ड होता है हेपरिन हो गया, और तीसरा होता है ऑक्सलेट कंपाउंड, और फोर्थ होता है सिट्रेट कंपाउंड। ये शामिल किए जाते हैं। सिट्रेट इसमें सोडियम एंड पोटाशियम सिट्रेट होते हैं। अब ऑक्सलेट क्या करता है, कैल्शियम के साथ मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट बना देता है। तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, अब कैल्शियम अनअवेलेबल हो जाता है, कोएगुलेशन नहीं हो पाती। जो सिट्रेट होता है ये भी इसी तरह इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है और उसको अनअवेलेबल कर देता है कैल्शियम को। तो इसमें जो प्रेफर किया जाता है वो सिट्रेट को किया जाता है, सिट्रेट के कंपाउंड को या साल्ट्स को। उसकी वजह ये होती है ऑक्सलेट जो है अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये टॉक्सिक इन नेचर हो जाता है, यानी कि टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो हम सिट्रेट को यूज़ करते हैं, ये आउटसाइड द बॉडी ऐसे यूज़ किए जाते हैं। और एंड पे जो है कुछ दी हुई हैं, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है। अब देखिएगा सबसे पहले है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ब्लीडिंग इज कॉल्ड ब्लीडिंग टाइम, यानी कि जब भी ब्लीडिंग होती है तो ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ब्लीडिंग को रुकने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है वो होता है ब्लीडिंग टाइम। अब ये डिपेंड कर रहा होता है, ये होता है 1 to 6 मिनट, यानी कि 1 से 6 मिनट के दरमियान ये ब्लीडिंग टाइम हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो दूसरा होता है वो होता है क्लॉटिंग टाइम। अब ब्लीडिंग हुई तो क्लॉट बनने में कितना टाइम लग रहा है, ये है क्लॉटिंग टाइम होता है द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, यानी कि अब ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग रुक जाती है, क्लॉट थोड़ी देर बाद बनता है। तो ये अमूमन इसमें जो टाइम रिक्वायर होता है वो होता है 6 to 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट्स तक जाके ये क्लॉटिंग टाइम होता है। उसके बाद हमारे पास होता है एंड पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अब प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम असल में ये टेस्ट में भी यूज़ किया जाता है, INR रेशियो के तौर पर निकालते हैं बाद में। प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड क्लॉट करवाने के लिए टेस्ट ट्यूब में हम जब बाहर रखते हैं टेस्ट ट्यूब में ब्लड, तो उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर होता है क्लॉट करने में, ये इतना कम टाइम है कि 12 सेकंड में ब्लड क्लॉट कर जाता है। इसमें किया कैसे जाता है प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, असल में ये जो है पहले हम करते हैं इसमें से कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट डालते हैं, तो कैल्शियम इसमें अनअवेलेबल हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं सडनली, अब कैल्शियम अनअवेलेबल हुई, सडनली हमने इसमें डाल दिया कैल्शियम और दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर। तो जो ही क्लॉटिंग फैक्टर डालते हैं फौरी इसमें रेस्पॉन्स शो होता है और क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो वो जो टाइम होता है वो होता है 12 सेकेंड। ये था प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये बारे में पूछ लेते हैं।